हाल ही में पिछले 20 सालों का सबसे पावरफुल सोलर स्टॉर्म सन पर बना और कुछ दिनों पहले ही ये सौर तूफान पृथ्वी से टकराया, जिससे बहुत ही कमाल के ऑरोराज आसमान में दिखाई दिए, जिन्हें भारत में लद्दाख में भी देखा गया। इन लाइट्स को कहा जाता है नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स। इस इवेंट का रीजन था सन के सरफेस पर बनने वाले कुछ सन स्पॉट्स, जिनका साइज 16 पृथ्वी के बराबर था, और इनसे निकलने वाले सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन डायरेक्टली हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़े। ये सोलर एमिशन G5 लेवल के बहुत ही पावरफुल जियोमैग्नेटिक तूफान बनाते हैं। ये सौर तूफान 2003 में आए हैलोवीन स्टॉर्म्स के बाद अब तक का सबसे पावरफुल स्टॉर्म था। इसी का रिजल्ट था कि भारत में लद्दाख तक में इससे बनने वाले कलरफुल ऑरोरा को देखा गया। इस सौर तूफान के पृथ्वी से टकराने का इफेक्ट स्पेस और पृथ्वी में मौजूद टेक्नोलॉजी पर भी पड़ा। एलन मस्क की कंपनी के स्टारलिंक सैटेलाइट को भी इस तूफान के कारण कुछ गड़बड़ी का सामना करना पड़ा। एलन मस्क ने एक फोटो शेयर करके बताया कि कैसे स्टारलिंक सैटेलाइट इस तूफान के कारण कितने प्रेशर में वर्क कर रहे हैं। इस तूफान के कारण कई जगहों के पावर ग्रिड, जीपीएस सिस्टम और हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन में भी गड़बड़ी देखी गई। इस इवेंट से पता चलता है कि सन के 11 साल के साइकिल में आने वाला सोलर मैक्सिमम कुछ जल्दी ही आ गया, और जैसे सन का मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप होगा, वैसे हमें कुछ महीनों में और ज्यादा सोलर स्टॉर्म देखने को मिल सकते हैं। तो सन के सरफेस में ऐसा क्या हुआ जिससे ये जियोमैग्नेटिक तूफान बना, और कैसे ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर ऐसे कमाल के लाइट शो बना सकता है, और क्या ये तूफान हमारे सभी डिवाइसेस को खराब कर सकता है? तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। अभी कुछ दिनों पहले आने वाले सौर तूफान का रीजन था सन स्पॉट्स का एक ग्रुप जिसका नाम है आर्कनसास 3664। ये जो सन स्पॉट्स होते हैं वो सन के सरफेस पर बने टेम्पररी डार्क एरियाज होते हैं। ये डार्क दिखाई देते हैं क्योंकि ये अपने आसपास के एरिया के कंपैरिजन में ठंडे होते हैं। एक सन स्पॉट के सेंटर का टेम्परेचर 2700 से 4200 सेल्सियस के बीच होता है, जो आसपास के एरिया से ठंडा होता है, जिसका टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब AR 3664 क्लस्टर कुछ दिन पहले रोटेट होकर हमारे डायरेक्शन में आया, उस समय ये बहुत ही नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर ये बहुत ही जल्दी ग्रो हुआ और 16 पृथ्वी के बराबर का हो गया, जो लगभग 2 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ था, और करंट सोलर साइकिल का ये सबसे बड़ा सन स्पॉट है। AR 3664 ने एक हफ्ते में 75M क्लास सोलर फ्लेयर और 10X क्लास सोलर फ्लेयर को इमिट किया, जो कि पूरे साल के X क्लास फ्लेयर का 50% है। सोलर फ्लेयर सन के रेडिएशन का सडन और इंटेंस बर्स्ट होता है, जिससे अलग अलग वेवलेंथ की फ्लैशलाइट निकलती है, और ये कुछ मिनट से कुछ घंटों तक रह सकती है, और इनमें भारी मात्रा में एनर्जी होती है। इन फ्लेयर से निकलने वाली लाइट को हम तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड्स का वक्त लगता है। इन फ्लेयर्स को इनके स्ट्रेंथ के हिसाब से रैंक दिया जाता है, जैसे B क्लास सबसे छोटा होता है, फिर C क्लास और M क्लास, और फिर आता है X क्लास, और इनमें से हर एक स्केल 1 से 9 के बीच डिवाइड होता है। C क्लास के फ्लेयर्स हमारी पृथ्वी को अफेक्ट करने के लिए बहुत ही वीक होते हैं, जबकि M क्लास के फ्लेयर्स कुछ समय के लिए पोल्स के एरियाज में रेडियो ब्लैकआउट कर सकते हैं और माइनर रेडिएशन वाले तूफान बना सकते हैं, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए रिस्की हो सकते हैं। आप में से बहुत लोग सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन या CME को लेकर कंफ्यूज होंगे। CME सन से बाहर स्पेस में फेंका गया मैग्नेटाइज पार्टिकल्स का बादल होता है। इनका इरप्शन तब होता है जब सन का मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लोसिवली रियलाइन होता है और सोलर मैटर को स्पेस में फेंकता है, जो लगभग 16 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से स्पेस में ट्रैवल कर सकता है, और इसे पृथ्वी तक पहुंचने में 3 दिन का समय लग सकता है। और जब ये CME पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करता है, तब ये करंट क्रिएट करता है, जो पार्टिकल्स को पृथ्वी के पोल की तरफ ले जाता है। इसी से बनता है ऑरोरा। अब क्योंकि सोलर फ्लेयर्स और CME दोनों ही सन के मैग्नेटिक फील्ड्स के रीलिंगमेंट से बनते हैं, ये अलग चीजें इमिट करते हैं, अलग दिखते हैं और ट्रैवल भी अलग तरीके से करते हैं। सोलर फ्लेयर्स लाइट के ब्राइट फ्लैशेस होते हैं,
जबकि CMEs मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल्स के विशाल बादल होते हैं जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं। तो सन पर होने वाले इस सोलर एक्टिविटी के बढ़ने की शुरुआत हुई 3 मई से, जब X1.6 सोलर फ्लेयर का ऑब्जर्वेशन किया गया और इसके 48 घंटे एक बाद 2 और X क्लास के सोलर फ्लेयर्स को डिटेक्ट किया गया। और सिचुएशन इंटेंस तब हो गई जब सन स्पॉट से एक बड़ा X4.5 फ्लेयर एमिट हुआ और बहुत ही हाई एनर्जी रिलीज हुई, और सन से निकलने वाले पहले कोरोनल मास इजेक्शन को ऑब्जर्व किया गया जो द 6th of May को निकला था। इसके बाद द 8th of May को दूसरे CME को स्पॉट किया गया जिसका रीजन था M8.6 फ्लेयर। फिर द 9th of May को 2 X क्लास फ्लेयर से 2 और CMEs को ऑब्जर्व किया गया और 10 मई तक 4 CMEs हमारी तरफ बढ़ रहे थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि लास्ट के 3 CMEs एक लार्ज इवेंट में कंबाइन हो गए हैं जिसे कहा जाता है कैनिबल CMEs। जब ये CMEs पृथ्वी तक पहुंचे तब कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड ने इस सौर तूफान को मोड़ दिया। मैग्नेटिक फील्ड्स ने आपस में मिलकर एक फनल बनाया जहां सौर तूफान की गैस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू नीचे पोल के डे साइड आ जाती है, जिसका रिजल्ट होता है डे लाइट ऑरोरा। फिर मैग्नेटिक फील्ड पीछे की तरफ और स्ट्रेच होती है और आपस में जुड़ जाती है, और फिर ये मैग्नेटिक रबर बैंड के टूटने से सौर तूफान की गैस मैग्नेटिक लाइंस के थ्रू पोल्स की तरफ बढ़ती है नाइट साइड में। ये होता है नाइट टाइम ऑरोरा। ऐसा देखा गया है कि ऑरोरास ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं तब इनसे पूरा आसमान रेड कलर में ग्लो करता है। इनके कलर डिफरेंस का कारण होता है इनमें मौजूद पार्टिकल्स और एल्टीट्यूड जहां ये इंटरैक्शन हो रहा है। ब्लू और पर्पल ऑरोरास तब दिखते हैं जब सोलर पार्टिकल्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ 100 किलोमीटर ऊपर इंटरैक्ट करते हैं। ग्रीन ऑरोरास तब दिखते हैं जब ये सोलर पार्टिकल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ 100 से 300 किलोमीटर ऊपर इंटरैक्ट करते हैं। और रेड ऑरोरा जो भारत में लद्दाख में भी दिखाई दिया था, ये बहुत ही इंटेंस सौर तूफान के कारण बनता है जब पार्टिकल्स ऑक्सीजन के साथ 300 से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरैक्ट करते हैं। और रेड ऑरोरास को हम अपनी आंखों से देख पाएं, उसके लिए इसे ग्रीन ऑरोरा से 10 गुना ज्यादा ब्राइट होना चाहिए। ये जियोमैग्नेटिक तूफान हमारे पावर ग्रिड्स और सैटेलाइट स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जियोमैग्नेटिक तूफान के समय जियोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट्स या GICs पावर लाइंस और ट्रांसफॉर्मर्स में फ्लो हो सकते हैं, जिससे ट्रांसफॉर्मर्स ओवरहीट हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट स्ट्रिप हो सकते हैं और ट्रांसमिशन लाइंस ओवरलोड हो सकती है और पूरी दुनिया में अंधेरा छा सकता है। एग्जाम्पल के लिए 1989 में आए जियोमैग्नेटिक तूफान के कारण क्वेबेक, कनाडा में 9 घंटे के लिए ब्लैकआउट हो गया था। और 2022 में सोलर फ्लेयर के कारण 40 नए लॉन्च किए गए स्टारलिंक सैटेलाइट खराब हो गए थे। फिलहाल सन स्पॉट AR 3664 सन की दूसरी तरफ है। मतलब ये है कि आने वाले 2 हफ्तों तक इसमें होने वाली किसी भी एक्टिविटी का इफेक्ट पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, और हो सकता है जब ये स्पॉट घूमकर पृथ्वी के सामने आएगा, इसमें फिर से फ्लेयर्स एमिट होंगे। AR 3664 सनस्पॉट इतना बड़ा है कि हम इसे पृथ्वी से बिना किसी मैग्निफिकेशन के देख सकते हैं, लेकिन आप बिना किसी फिल्टर के इसे देखने का ट्राई ना करें। AR 3664 सनस्पॉट उस सनस्पॉट के जैसा ही है जिसके कारण साल 1859 में कैरिंगटन इवेंट की घटना हुई थी। वो अब तक का सबसे पावरफुल जियोमैग्नेटिक तूफान था जिसे रिकॉर्ड किया गया था। इसके कारण टेलीग्राफ स्टेशंस में स्पार्किंग और आग तक लग गई थी, और इससे बनने वाला ऑरोरा कैरिबियन से मैक्सिको तक विजिबल था। साल 1859 में टेलीग्राफ सिस्टम सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी, तो अगर अब कैरिंगटन इवेंट जैसी घटना हुई तो पूरी दुनिया में ब्लैकआउट हो जाएगा, क्योंकि इससे सभी सैटेलाइट, पावर ग्रिड और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।